90s से लेकर अब तक 2025 आ गया है, चश्मे लगाने वालों की तादाद एकदम से बढ़ती गई। और ये क्या रीजन है? हमारे लाइफ में कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और स्क्रीन्स का जो यूजेज है वो ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं वो थकने लग गई। आई बॉल का जो शेप है वो इलोंगेट होने लग गया और इस कंडीशन को हम मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। क्या इस फील्ड में भी अपग्रेडेशन हुए हैं? क्या इसमें भी इवैल्यूएशन हुए हैं? 1970s में चश्मा उतारने की पहली सर्जरी एक रशियन डॉक्टर ने की थी। पहले लेसिक लेजर था, फिर उसमें ब्लेड टेक्नोलॉजी आई, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर ब्लेडलेस टेक्नोलॉजी आई जिसको हम फेम्टो लेजर कह रहे हैं, जिसको हम आगे और एडवांसमेंट में हम कॉन्टूरा या फिर वेवलाइट प्लस इनवॉइस माइक्रो के नाम से जानते हैं। टोटली अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, जिससे कि फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, ड्राइनेस के चांसेस कम होते हैं क्योंकि जब वो कॉर्निया को पूरी तरह टच नहीं कर रही हैं, और बहुत ही मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है। क्या एज होती है, क्या स्पेसिफिक एजेस है कि मैं लेजर करवा सकती हूँ? Spectacle removal surgery is only done after 18 years age. ड्राई आईज और नाइट विजन वाली प्रॉब्लम जो आती है, सिर्फ देखा है इनकी नए टेक्निक्स उसको कैसे हैंडल करते हैं। नाइट विजन प्रॉब्लम्स, ग्लेयर, हेलोज, ये सब बहुत ही मिनिमाइज हो चुके हैं जितनी भी आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं। और जो ड्राइनेस का प्रॉब्लम है, दैट इज आई थिंक अ मिथ, इट इज नेवर रिलेटेड विद द लेसिक सर्जरी। बीइंग अ 90s किड, मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ रहा होता था तब मेरी क्लास में 2 या 3 या 4 बच्चों को चश्मा लगा होता था। लेकिन आज जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे ऑफिस में नहीं बल्कि स्कूलों में भी हर क्लास में ज्यादा बच्चों की तादाद बढ़ रही है चश्मे लगाने वालों की, और ये तादाद बढ़ती ही जा रही है और पता नहीं कब ये रुकेगी। लेकिन यस, वी डू हैव सम सॉल्यूशंस, और इन्हीं सॉल्यूशंस के बारे में मैं जानने के लिए आज पहुंचा हूं सोहाना हॉस्पिटल, एंड राइट नाउ आई हैव Chief Cataract and Refractive Surgeon Amanpreet Kaur. Ma'am, very good to have you. Good to see you. Thank you Gagan. So ma'am, अभी जैसे मैं बात कर रहा था 90s से लेकर अब तक 2025 आ गया है, इस वक्त में चश्मे लगाने वालों की तादाद एकदम से बढ़ती गई है। और ये क्या रीजन है कि इतना हर किसी को चश्मा, दूसरे बंदे को चश्मा लगा हुआ? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गगन के जितना हम आज से 90s में देखते थे के बच्चे, जैसे कि हमारी पूरी क्लास में 1 या 2 बच्चों को चश्मा होता था, बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मैं अपने बच्चे की क्लास में या अपने बेटे या बेटी की क्लास में जाती तो ऑलमोस्ट 50 to 60% बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, एंड ऑल थैंक्स टू द स्क्रीन जो आजकल हमारे बच्चे यूज कर रहे हैं। ये मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि इसमें बच्चों की गलती है, डेफिनेटली इट इज ऑल टेक्नोलॉजी। पहले भगवान ने जब हमारी आंखें बनाई थी तो हमें उन आंखों के साथ हम फार्मिंग करते थे या दूर की एक्टिविटीज के लिए हम ज्यादा इन आंखों को यूज करते थे। जैसे जैसे टाइम निकलता गया और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है एडवांस होती गई, वैसे वैसे हमारे लाइफ में कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और स्क्रीन्स का जो यूजेज है वो ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो हमारी आंखों की मसल्स हैं वो पास का काम करने के लिए, जिनको भगवान ने नहीं बनाया था बट वी आर यूजिंग देम मोर फॉर नियर विजन वर्क, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं वो थकने लग गई, और मसल्स के थकने की वजह से आई बॉल का जो शेप है वो इलोंगेट होने लग गया, जिसकी वजह से जो लाइट का जो फोकस है जो कि रेटिना पे पड़ना चाहिए वो रेटिना पे ना पड़ते हुए वो आगे बढ़ रहा है, और इस कंडीशन को हम मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, जिसकी वजह से जो माइनस का नंबर है वो बहुत ज्यादा आजकल पेशेंट्स को लग रहा है, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द नियर विजन व्हाट वी आर यूजिंग नाउअडेज। मतलब आप कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल जो है हमारी ऐसी चेंज हो गई है कि अब चश्मा इज द सॉल्यूशन, बट उसके लिए सॉल्यूशन है बिकॉज चश्मा हर जगह नहीं लगाया जा सकता। आप अगर सेल्फी ले रहे हो तो सेल्फी के साथ बहुत खराब आती है चश्मा के साथ सेल्फी। इवन कई बार जिन्होंने चश्मा लगाया होता है वो परेशान होते हैं कि भाई एसी वाली गाड़ी से निकले, बाहर निकले तो हमारे सामने फॉग आ गई है, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसे चश्मे लगाने की तादाद बढ़ रही है तो आई एम श्योर जो हमारी जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन होती है, कुछ ना कुछ बढ़ते बढ़ते हम अपग्रेड हुए हैं। तो क्या इस फील्ड में भी अपग्रेडेशन हुए हैं? क्या इसमें भी इवैल्यूएशन हुए हैं कि मेडिकल साइंस ने भी तरक्की कर ली कि आजकल चश्मे हटाने बहुत इजी हो गए हैं? डेफिनेटली गगन,
जैसे हम एवोल्यूशन की बात करें, जैसे कि आज हम इतना इवॉल्व होके आज हम यहाँ तक हैं, वैसे ही टेक्नोलॉजी में स्पेक्टिकल रिमूवल सर्जरी में भी बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आई है। अराउंड 1970s में चश्मा उतारने की पहली सर्जरी एक रशियन डॉक्टर ने की थी, जिससे हम इस ब्लैक बटन के ऊपर बहुत सारे मैनुअली इंसिजन दे देते थे और जिससे चश्मा डेफिनेटली उतर जाता था, बट ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर था। बट इसको धीरे धीरे जब इसका इवोल्यूशन हुआ तो ये अराउंड 1980s में इसको हमने PRK लेजर के साथ रिप्लेस किया। PRK लेजर एक ऐसा लेजर था जिसमें आपको ऊपर के पूरे कॉर्निया के अपरमोस्ट लेयर को लेजर मैनुअली रिमूव कर देते थे और चश्मे का नंबर 0 हो जाता था, बट दैट वाज आल्सो वेरी पेनफुल। अराउंड 1990s में लेसिक लेजर का एवोल्यूशन हुआ स्पेक्टिकल रिमूवल सर्जरी में, जो कि बहुत ही एक अच्छा प्रोसीजर था, जिसमें हमने इस कॉर्निया के ऊपर एक फ्लैप बनाया जो कि ब्लेड के साथ फ्लैप बनता था, और हम इस फ्लैप को उठा के फिर लेजर बीम डालते थे और इस फ्लैप को वापस रख दिया जाता था। और ये एक पेनलेस प्रोसीजर था और इसकी जो रिकवरी थी बहुत फास्ट थी, बट धीरे धीरे अराउंड 2000 में इस प्रोसीजर को और इवोल्यूशन मिला और इसको हम कॉन्ट्यूरा सर्जरी के नाम से जानने लगे। कॉन्ट्यूरा सर्जरी और जो पुराना लेसिक सर्जरी थी उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था, बिकॉज ये थी तो फ्लैप प्रोसीजर जिसमें हम फ्लैप को बनाते थे, और जो पहले के जमाने में ये जो फ्लैप था वो ब्लेड के साथ बनाया जाता था। बट जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो ये जो फ्लैप है वो ब्लेडलेस तरीके से बनाया गया, इसमें कोई ब्लेड का इस्तेमाल नहीं होता है। और अब ये जो फ्लैप है इसको फेम्टो लेजर टेक्निक से हम बनाते हैं। लेजर के साथ जब ये फ्लैप बनता है तो हम इस फ्लैप को उठा देते हैं और हम कॉन्ट्यूरा लेजर के साथ नंबर को 0 करते हैं। कॉन्ट्यूरा लेजर एक इस प्रकार का लेजर होता है जिसमें हम आपकी कॉर्निया के 22,000 पॉइंट्स को मेजर करते हैं, और जहां पे जितने लेजर की जरूरत है सिर्फ उतने ही शॉट्स दिए जाते हैं। ये एक टोपोग्राफिक गाइडेड लेजर होता है जो आपकी आंख के ऊपर यूज किया जाता है, और एक एब्रेशंस को हम इसको ट्रीट करते हैं, और जो आउटकम है, जो रिजल्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है, और जो कॉर्निया के कंजप्शन है, टिश्यू कंजप्शन जो है वो बहुत कम होता है। अगर हम इसकी और इवोल्यूशन की बात करें तो अब हम इसको फ्लैप को फेम्टो लेजर के साथ बनाते हुए इसके अंदर अब हम वेवलाइट प्लस इनवॉइस लेजर जो है, जो अब नया लेटेस्ट हम सुन रहे हैं, उसके अंदर हम आपका एक 3D मॉडल बनाते हैं और लेजर बीम को डालते हैं, और उसमें जो बेस्ट पैटर्न होता है फिर वो हम पेशेंट के लिए चूज करते हैं। दीज आर ऑल फ्लैप टेक्नोलॉजीज। और अराउंड मिड ऑफ आफ्टर ये 2015 या 2013 के अराउंड देयर वाज वन टेक्निक व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, जिसमें हमने इस फ्लैप को बिल्कुल ही आउट कर दिया। वो कहते हैं कि हम इतना बड़ा फ्लैप बिना खोदते हुए हम आंख के अंदर बहुत ही मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करें, जिसमें हम सिर्फ एक पॉकेट बनाते हैं और 2 लेयर्स के सेंटर में काम करते हैं, और एक रेटिक्यूल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और लेजर के साथ चश्मे का नंबर दूर हो जाता है। तो ये इस टेक्नोलॉजी को हम फ्लैपलेस टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें हमें आपको इतना बड़ा खोलने की जरूरत नहीं है। सो इसको एक फ्लैपलेस ब्लेडलेस टेक्नोलॉजी के नाम से, स्माइल के नाम से, स्माइल प्रो जिसके बारे में काफी चर्चा होती है, और ड्यूरो और स्माइल प्रो के बारे में बहुत ज्यादा बातें होती है। तो यही दिस इज द एडवांसमेंट ऑफ व्हाट कॉन्ट्यूरा एंड देन स्माइल प्रो। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि कॉन्ट्यूरा और स्माइल कॉन्ट्यूरा का एडवांसमेंट स्माइल है, क्योंकि कॉन्ट्यूरा एक जो टेक्नोलॉजी है, पहले हम कहते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, फिर वो कलर टीवी आ गया, देन इट कम आउट टू बी एलईडी, और आजकल हम स्मार्ट टीवी करते हैं। तो वैसे ही पहले लेसिक लेजर था, फिर उसमें ब्लेड टेक्नोलॉजी आई, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर ब्लेडलेस टेक्नोलॉजी आई जिसको हम फेम्टो लेजर कह रहे हैं, जिसको हम आगे और एडवांसमेंट में हम कॉन्ट्यूरा या फिर वेवलाइट प्लस इनवॉइस के नाम से जानते हैं। और दूसरी तरफ एक और टेक्नोलॉजी जिनको हम, अगर आप बात करें कि स्पेक्टिकल रिमूवल सर्जरी जो है वो 2 कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड होती है। एक होता है फ्लैट टेक्नोलॉजी, जिसमें कि मैंने आपको बताया ब्लेड, ब्लेडलेस एंड देन कॉन्ट्यूरा एंड देन वेवलाइट इनवॉइस। और इसमें हम बात कर रहे हैं कि जिसमें कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, जिसमें फ्लैप ही नहीं बनता। दिस इज टोटली अ डिफरेंट इंजन, टोटली अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, जिससे कि फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं।
ड्राइनेस के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जब हम कॉर्निया को पूरी तरह टच नहीं कर रहे हैं और बहुत ही मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, इसको हम स्माइल प्रो के नाम से जानते हैं। पहले इसको स्माइल के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया और उसका जब एडवांसमेंट आई, जब इसका इवोल्यूशन हुआ तो इसको हम स्माइल प्रो से जानते हैं। स्माइल और स्माइल प्रो में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो स्माइल था उसमें जो लेजर टाइम था दैट वाज 27 to 30 सेकेंड्स, बट जो स्माइल प्रो है उसमें जो लेजर टाइम है दैट इज ओनली 9 सेकेंड। इट इज टोटली AI एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी, और जिसमें के जो चांसेस ऑफ नंबर की वापसी है वो बहुत कम है, ड्राइनेस के चांसेस जो हैं वो बहुत कम है, बायोमैकेनिक्स ऑफ जो आपका कॉर्निया है वो ज्यादा स्टेबल रहता है इन स्माइल प्रो से। डॉक्टर अमन, अगर रिकवरी के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न टेक्निक्स में क्या फर्क होता है? अगर हम बात करें तो पुरानी टेक्नोलॉजीज जितनी भी थी वो जैसे कि PRK या लेसिक लेजर, इनका जो डाउन टाइम था, जो रिकवरी टाइम था दैट वाज डेफिनेटली इन डेज। बट अगर मैं बात करूं कॉन्ट्यूरा या स्माइल प्रो की, ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं इनका जो रिकवरी टाइम है दैट इज ओनली 24 hours. After 24 hours you can immediately rejoin your work, you can go back to your college, you can go back to your office, you can even drive with the 24 hours. तो ये जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं ये बहुत ही लेटेस्ट हैं और सेफ है, प्रिसाइज हैं, सो दे आर वेरी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस नाउडेज इफ समवन डज नॉट वांट टू वेयर स्पेक्स। एंड इफ समबडी का, कितने पेशेंट्स आपके पास एक दिन में आते होंगे, तो आप कैसे डिसाइड करती है कि किसको बेसिक चाहिए, किसको स्माइल प्रो चाहिए या किसको सर्जरी, कैसे आप डिसाइड करते हैं? ये एक बहुत ही मल्टी फैक्टोरियल चीज है जिसमें कि हम it is not one factor, yeah, it is not one deciding factor. There are many tests which are done and उसके इसमें सबसे पहले पेशेंट का विजन, पेशेंट की स्टेबिलिटी, पेशेंट का नंबर कितने टाइम से स्टेबल है, उसके बाद पेशेंट के कॉर्निया का कंडीशन, जिसमें कॉर्निया में इसका साइज, शेप, थिकनेस, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर को हम लोग टेस्ट करके कॉर्नियल पेंटाकैम करके इसको टेस्ट करते हैं। उसके बाद पेशेंट की रेटिना की कंडीशन, पेशेंट का प्रोफेशन क्या है, उसका वर्क स्टाइल क्या है, उसके हिसाब से ये सारी चीजें एक डिसाइडिंग फैक्टर बनती हैं कि आपके लिए, आपकी आंखों के लिए जो बेस्ट है, विच प्रोसीजर इज बेस्ट फॉर यू। सो ये सारी चीजों को इकट्ठे हम टेस्ट करके देन वी डिसाइड वेदर द पेशेंट इज फिट फॉर फ्लैप सर्जरी, वेप लाइट इनोवॉइस के लिए फिट है या कॉर्ट्यूरा के लिए फिट है या स्माइल प्रो इसके लिए बेस्ट रहेगी। बिकॉज आजकल के जितने भी बच्चे हैं दे आर फॉन्ड ऑफ अंडर वाटर स्पोर्ट्स, दे वांट टू डू स्काई डाइविंग, दे वांट टू डू एडवेंचरस स्पोर्ट्स, तो उनके लिए भी हमें देखना पड़ता है कि यस वी शुड गो फॉर फ्लैपलेस प्रोसीजर। Smile Pro is preferred in those patients. Otherwise, if a patient wants to join some army, yeah, he wants to serve the nation, and उसमें NDA लेना है, merchant navy करना है, तो then we have to go for a flapless procedure, and उसमें हम कॉर्ट्यूरा को एपीकॉर्ट्यूरा या फिर एपीलेसिक करके उस चश्मे को रिमूव करते हैं। So इसमें पेशेंट का प्रोफेशन उसने क्या चूज करना है, या पेशेंट क्या आगे अपने प्रोफेशन में या वो क्या परस्यू कर रहा है, उसके हिसाब से और पेशेंट की आंखों को टेस्ट करते हुए हम डिसाइड करते हैं कि विच सर्जरी इज बेस्ट फॉर द पेशेंट। पोस्ट सर्जरी प्रॉब्लम्स जैसे कि कई बार ड्राई आईज और नाइट विजन वाली प्रॉब्लम्स जो आती है, देखा है इनके नए टेक्निक्स इसको कैसे हैंडल करते हैं? लाइक अगर हम बात करें तो यस डेफिनेटली we have come down to these problems, जो ये complications या ये जो problems रहती हैं कि पेशेंट की नाइट विजन हैम्पर होती थी आज से जो जितने भी हम ट्रेडिशनल लेसिक लेजर करते थे। बट जैसे जैसे हमारे जो प्रोसीजर्स हैं टोपो गाइडेड हो रहे हैं, मीन्स कॉर्निया के स्ट्रक्चर को और कॉर्निया के सरफेस को पढ़ के और जितना हम रीड करके और जितने भी प्रोसीजर्स रिफाइन हो रहे हैं, इनसे जो प्रॉब्लम्स हैं, नाइट विजन प्रॉब्लम्स, ग्लेयर, हेलोस, ये सब बहुत ही मिनिमाइज हो चुके हैं जितने भी आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं।
और जो ड्राइनेस का प्रॉब्लम है, दैट इज आई थिंक अ मिथ. इट इज नेवर रिलेटेड विद द लेसिक सर्जरी. इट इज ऑलवेज सम प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, जिसमें कि हम आजकल जो ड्राई आई का जो टेस्ट है, whether the patient is before surgery, before laser surgery, whether the patient has dryness or not, it is always tested beforehand nowadays. And जो surgery के बाद का dryness है, that can be for few days, जिसके लिए हम lubrication का cover देते हैं, but ultimately it is totally a myth that dryness is directly related to basic surgery. राइट. एंड अब आज के टाइम में इंडिया में हम बात करें स्माइल को की, कंप्यूटर विजन की, इस तरह की सर्जरीज कितनी अफोर्डेबल है? इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसमें स्पेक्टिकल रिमूवल सर्जरी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे की जाती है, बिकॉज हमारे पास यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से पेशेंट स्पेशली दे ट्रैवल फ्रॉम देयर कंट्रीज टू इंडिया टू गेट दिस सर्जरी डन, बिकॉज इट इज वेरी अफोर्डेबल इन इंडिया. और अगर हम अपनी हेल्थ को ले तो आई थिंक अगर आप सुबह उठते हैं और आपको अपना चश्मा ढूंढना नहीं पड़ रहा है, और अगर आप कोई ऑफिस में या अपना कोई प्रेजेंटेशन देने गए, आपका चश्मा टूट गया है, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर स्पेक्स, यू कैन डू योर प्रेजेंटेशन, यू कैन गिव योर एग्जाम. अगर आप कहीं ड्राइव करके गए, आपका चश्मा टूट गया है, आप बिना चश्मे के वापस आ सकते हैं. तो आई थिंक अगर आप ये सारी चीजें आप बेनिफिट्स देखें तो कॉस्ट विल नॉट मैटर अदरवाइज. ये अपना आपने एक संजीवनी आपको गई है. एंड टॉकिंग अबाउट द एज, अब मैं जो कोई पूछ रहा था, लेजर क्या हर एज में हो सकती है, मैं करा सकता हूँ, ये आपके पास भी सवाल आते होंगे आई एम श्योर. तो क्या एज होती है, क्या स्पेसिफिक एजेस है कि मैं लेजर करवा सकता हूँ, करवा सकती हूँ? अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आजकल बहुत 14-15 इयर्स के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, समटाइम्स दे कम विद द क्वेरी कि हम इतना ज्यादा स्पेक्टिकल रिमूवल सर्जरी के बारे में सुन रहे हैं. तो आई डू टेल देम कि स्पेक्टिकल रिमूवल सर्जरी इज ओनली डन आफ्टर 18 इयर्स एज, जब आपका नंबर एक स्टेबल हो जाता है. क्योंकि जैसे 18 इयर्स के पहले बच्चा ग्रो कर रहा है, वैसे ही हमारा जो नंबर है वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है. सो आफ्टर द एज ऑफ 18 द नंबर गेट्स स्टेबलाइज्ड, सो दैट इज द बेस्ट टाइम टू गेट इट डन. और किस एज तक भी करा सकते हैं? It can be done at the age of 40, at the age of 45. That all depends upon हमें आपकी आँख की कंडीशन को चेक करना पड़ता है कि आप इसको किस एज तक करवा सकते हैं. डॉक्टर, आप बहुत तरह के टेस्ट करते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, और उसी के टेस्ट के बाद आप बताते हैं कि आपको कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए. आई रिमेम्बर वन ऑफ माई नीज बीइंग टू हॉस्पिटल, वो एक ही प्रोसीजर बताया कि आप यही करो. तो ये क्या रीजन है? क्योंकि शायद उनके पास एक ही था, इसलिए बताया गया. बट सुहाना हॉस्पिटल इज वन ऑफ द हॉस्पिटल इन दिस रीजन जहाँ पे चश्मा उतारने के लिए सारी ही टेक्नोलॉजीज अंडर वन रूफ अवेलेबल हैं. वो फ्लैप टेक्नोलॉजी है, फ्लैपलेस टेक्नोलॉजी है, ब्लेड फ्री है, कॉन्ट्यूरा है, वेवलाइट इनोवॉइस है, स्माइल है, लेसिक लेजर है, स्माइल प्रो है या सिल्क है. ऑल टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल इन सुहाना हॉस्पिटल. इसीलिए हम पेशेंट के टेस्ट्स को देखते हुए, पेशेंट की नीड को समझते हुए, कॉर्निया, रेटिना, ड्राइनेस सारा वर्कअप करते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि विच प्रोसीजर विल बी बेस्ट सूटेड फॉर द पेशेंट. चलिए, उसका तो इलाज करा, लेकिन उसका भाई गया, उसको तो मना ही कर दिया कि भैया तुम्हारा हो ही नहीं सकता. ये क्या रीजन हो सकता है? यस, समटाइम्स कुछ कंडीशंस हमारी आंख की ऐसे रहती हैं जिसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कॉर्निया को सबसे जरूरी टेस्ट करते हैं. जब हम कॉर्निया को, ये ब्लैक बटन को चेक करते हैं, तो समटाइम्स इसका जो थिकनेस या फिर इसका कर्वेचर इस हिसाब से होता है कि पेशेंट को हम लेजर सर्जरी के लिए फिट नहीं मानते हैं. बट देयर आर फ्यू टेक्नोलॉजी जिसमें टिश्यू कंजम्पशन बहुत कम होता है. तो बहुत सारे केसेस में जहाँ पे नॉर्मल ट्रेडिशनल लेसिक लेजर अवेलेबल है, जहाँ पे कॉन्ट्यूरा या जैसे एडवांस प्रोसीजर्स अवेलेबल नहीं है, तो वो हमारे पास आके एक बार दोबारा से चेक जरूर करवा सकते हैं. वी कैन चेक देयर कॉर्निया अगेन के लेस टिश्यू कंजप्शन के साथ क्या हम उनकी आंख में लेजर के साथ चश्मा डाल सकते हैं या नहीं. और अगर पेशेंट का कॉर्निया ज्यादा थिन है या कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे लेजर सर्जरी पॉसिबल नहीं है, उनमें वी स्टिल हैव एन ऑप्शन फॉर स्पेक्टिकल रिमूवल, दैट इज एन आईसीएल प्रोसीजर. आईसीएल एक
इंट्राकोलैमर लेंसेज नाम का प्रोसीजर है, जिसमें एक थिन कॉन्टैक्ट लेंसेज हम आपकी आंख के अंदर परमानेंटली फिट कर देते हैं और विद इन 2 to 3 days यू कैन रिज्यूम बैक योर वर्क एंड 7 days आपने प्रिकॉशंस लेनी है एंड 1 month के लिए आपने दवाई डालनी है। आफ्टर आईसीएल प्रोसीजर यू आर फ्री फ्रॉम योर ग्लासेस। Even if you are rejected for LASIK laser, still you can get your spectacle removal surgery done by ICU। तो आज हमने जाना कि चश्मा हटाने की सर्जरीज कैसे इवॉल्व हुई और ये सारी सर्जरीज आपको मिलती है अंडर वन रूफ, दैट टू एट सोहाना हॉस्पिटल। तो अगर आपको भी अपना चश्मा हटवाना है तो यू कैन डेफिनेटली मीट डॉक्टर अमन ट्री एंड विजिट सोहाना हॉस्पिटल मोहाली। Thank you, ma'am. Thank you.